Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on supply chain management. The course code is MGT 561. The book which we will be covering or we will be following is Supply Chain Management, Strategy, Planning and Operations. It's the 5th edition and the publisher of the book is Pearson Publishing. The author of the book are Sunil Chopra and Peter Mandel. In the last lecture, we started chapter 2 of the book, which is Supply Chain Performance, Achieving Strategic Fit and Scope. So in today's lecture, we will be continuing with this chapter, which is the chapter 2 of the book. Before starting today's lecture, let me start let's revise what we have studied in the last lecture so that we will have a continuation between this lecture and the last one. In the last lecture, what we basically discussed is supply chain strategies, that there are functional strategies. We also discussed what is competitive advantage and competitive strategy, and we also discussed कि जी strategic fit क्या होता है. Strategic fit होता है जब आप अपनी functional strategies अपनी competitive strategies के साथ align कर लेते हैं. Functional strategies के अंदर supply chain strategies भी आ जाती हैं. किसी भी company की functional बाउंड्रीज कौन सी होती हैं? ऑपरेशंस की होती हैं, मार्केटिंग की होती हैं और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की होती है. ऑपरेशंस का काम क्या होता है? वो सारी चीज़ें बनाना जो कंपनी अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाहती है. सर्विसेज भी अगर कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो सर्विस के अंदर भी ऑपरेशंस, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना जो कंपनी अपने कस्टमर को देना चाहती है. मार्केटिंग का काम क्या होता है? मार्केटिंग इज अनदर फंक्शनल बाउंड्री विद इन द कॉर्पोरेट. किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर ये 3 फंक्शनल बाउंड्रीज होती हैं: ऑपरेशंस, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग और मार्केटिंग. तो मार्केटिंग का क्या काम है? मार्केटिंग का काम होता है कि जी आपकी जो सर्विस है या जो आपकी प्रोडक्ट है उसके लिए डिमांड जनरेट करना, डिमांड क्रिएट करना कस्टमर के पॉइंट के एंड से. और जो आखिरी फंक्शनल बाउंड्री होती है दैट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. तो हमने देखा था कि जी सप्लाई चेन स्ट्रेटेजीज और सप्लाई चेन के अंदर जो फंक्शनल बाउंड्रीज हैं उनको हम कंपेटिटिव स्ट्रेटेजीज के साथ जब अलाइन करते हैं तो तब हम कंपेटिटिव स्ट्रेटेजिक फिट अचीव कर लेते हैं. हमने ये भी देखा कि कंपैरेटिव स्ट्रेटजीज क्या होती हैं. ओवरऑल किसी भी आप बिजनेस को देखें तो उसके अंदर कंपैरेटिव स्ट्रेटजीज या तो कॉस्ट की होगी, या तो क्वालिटी की होगी, या तो रिस्पॉन्सिवनेस की होगी, या तो यू कैन से इनोवेशन की होगी. कॉस्ट बेहतर करनी है, क्वालिटी बेहतर करनी है, रिस्पॉन्स टाइम बेहतर करना है, जल्दी चीज़ पहुंचानी है, तेज़ी से इनोवेशन करनी है. तो ये हमने डिस्कस की थी पिछले चैप्टर के अंदर कि जी कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज ओवरऑल ग्लोबली कौन कौन सी होती हैं, और स्ट्रेटेजिक फिट अगर आपने अचीव करना है तो सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज, सप्लाई चेन की फंक्शनल स्ट्रेटजीज या बिजनेस की फंक्शनल स्ट्रेटजीज को आपने अलाइन करना है कंपेटिटिव स्ट्रेटजी के साथ. इसको हम स्ट्रेटेजिक फिट कहते हैं. तो फिर आखिर में हमने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे कि जब आपने स्ट्रेटेजिक फिट अचीव करना है तो यू हैव टू do these things. First you have to understand the customer and supply chain uncertainty, then you have to understand the supply chain capabilities, then only then after the first 2 steps you can achieve strategic fit. And strategic fit is what? Aligning your competitive strategies with your supply chain strategies or your functional strategies. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इस पॉइंट तक कंक्लूड किया था. इस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे. तो आज भी फिर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई कस्टमर एंड सप्लाई चेन अनसर्टेनिटीज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी कि जी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट
किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। जब आपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आपको पता होनी चाहिए, रिस्पांस टाइम आपको पता होना चाहिए अपने कस्टमर का जो वो टॉलरेट करेगा। आप 5 दिन में पहुंचाओ तो इज इट tolerable by the customer, is it acceptable by the customer or not, variety of the product needed by the customer, service level required by the customer, price of the product, desired rate of innovation in the product। तो ये this is the first step of understanding your customer। तो understanding of the customer के अंदर ये सारे points आपको consider करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद हमने demand and implied demand uncertainty पढ़ी थी। demand uncertainty supply chain के अंदर जब भी होती है तो वो आपकी जो प्रोडक्ट है या जो आपकी सर्विस है उसकी डिमांड के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है। तो इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी क्या थी, उसके अंदर एडिशनल चीज़ आ गई थी कि जी डिमांड के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, और उसके अंदर एक और चीज़ आ गई थी कि कंपनी हाउ मच सर्विस कंपनी इज़ विलिंग टू प्रोवाइड टू इट्स कस्टमर। तो वो इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी आ गई थी। फिर हमने देखा था कि जी आप जौन सी कस्टमर नीड्स को पूरा करना चाहते हैं तो उससे इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है कि जी आप जितनी ज़्यादा रेंज ऑफ क्वांटिटी रखेंगे या आपकी ये नीड है कि जी आप कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा रेंज ऑफ क्वांटिटीज़ प्रोवाइड कर सके तो उससे इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये कम होती है या ज़्यादा होती है। तो इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी बेसिकली डिपेंडेंट होती है वो सारी कस्टमर नीड्स जो कंपनी फुलफिल या कंपनी सेटिस्फाई करना चाहती है। आप ज़्यादा रेंज ऑफ क्वांटिटीज़ प्रोवाइड करोगे, जाहिर बात है आपकी डिमांड इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। आप लीड टाइम डिक्रीज करना चाहेंगे तो जाहिर बात है आपकी इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ भी बढ़ती है इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी। नंबर ऑफ चैनल्स थ्रू विच द प्रोडक्ट मे बी एक्वायर्ड इंक्रीजेज, this increases the implied demand uncertainty। रेट ऑफ इनोवेशन आप बढ़ाओगे तो जाहिर बात है आपकी implied demand uncertainty भी बढ़ेगी। सर्विस लेवल बढ़ाना शुरू कर दोगे तो आपकी इंक्रीज करेगी implied demand uncertainty। तो इसके बाद हमने कुछ और चीज़ें देखी थी कि जी प्रोडक्ट विद अनसर्टेन डिमांड आर ऑफन लेस मैच्योर एंड हैव लेस डायरेक्ट competition, as a result margin tends to be high। हमने implied डिमांड अनसर्टेनिटी जब देख रहे थे तो उसके बाद हमने कुछ एट्रीब्यूट्स भी, जिन चीज़ों की इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है तो कुछ उसके करेक्टरिस्टिक्स या कुछ उसके एट्रीब्यूट्स भी हमने फिर डिस्कस किए थे। ये भी हम पिछले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं कि जी प्रोडक्ट जिसकी डिमांड अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर बात है वो मैच्योर नहीं होती, वो रिलेटिवली लेस मैच्योर होती है। अब मैंने आपको बताया था कि जी ये भी एस कर्व जो बहुत इम्पॉर्टेंट कर्व है और आपको बहुत जगहों पे और जगह भी आपने पढ़ा होगा। यू हैव एन इंट्रोडक्शन फेज, आफ्टर इंट्रोडक्शन फेज यू हैव ग्रोथ फेज, देन यू हैव मैच्योरिटी फेज, और फिर उसके बाद डिक्लाइन आपका प्रोडक्ट की डिमांड में शुरू हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट्स अभी मैच्योर नहीं होती तो उसके अंदर डिमांड अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है। फोरकास्टिंग इज़ मोर एक्यूरेट व्हेन डिमांड हैज़ लेस अनसर्टेनिटी। इट्स अ सिंपल लॉजिकल पॉइंट कि जी अगर आपकी डिमांड के अंदर अनसर्टेनिटी कम है तो जाहिर बात है कि आपकी फोरकास्टिंग बेहतर होगी। डिमांड अनसर्टेनिटी क्या होती है कि जी आपकी डिमांड के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है फ्रॉम मंथ टू मंथ, तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है तो इसका मतलब है उसके अंदर अनसर्टेनिटी है। जितनी कम फ्लक्चुएशन होगी उतनी ज़्यादा सर्टेनिटी होगी। इसी तरीके से आगे हमने देखा था कि जी इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी हो तो इट कैन लीड टू स्टॉक आउट्स एंड ओवर सप्लाई सिचुएशंस। स्टॉक आउट्स का मतलब होता है जब आपका कस्टमर आपसे कोई चीज़ मांगे और वो आपके पास ना हो तो यू आर इन द पोजीशन ऑफ स्टॉक आउट, कि आपके पास इन्वेंट्री में भी नहीं है, स्टोर में भी नहीं है। ओवर सप्लाई का मतलब ये होता है कि जी प्रोडक्ट की इतनी डिमांड ना हो और आपके गोदाम में, आपकी इन्वेंट्री में वो चीज़ पड़ी हुई है, तो इसको ओवर स्टॉकिंग कहते हैं।
फिर हमने एक और एट्रीब्यूट पढ़ा था इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी का, कि जी जिन प्रोडक्ट्स की इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है तो उसके अंदर आपको मार्कडाउन्स भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। ज़ाहिरी बात है ओवर सप्लाई सिचुएशन होगी तो फिर अगर आपने अपनी इन्वेंट्री को खाली करना है तो आपको उसकी प्राइस को मार्क डाउन करना पड़ेगा। मार्क डाउन का मतलब है प्राइस को कम करना पड़ेगा ताकि आपकी वो चीज़ कस्टमर ख़रीद ले आपसे। तो आज के लेक्चर में ये तो जो आखिरी स्लाइड थी इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी एंड अदर एट्रीब्यूट्स, यहाँ तक हम पिछले लेक्चर के अंदर या पिछली प्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ तक हम कवर कर चुके थे। तो आज हम उसी पॉइंट को, वो जो 3 पॉइंट्स हैं कि जी हाउ टू अचीव स्ट्रेटेजिक फिट, वो 3 पॉइंट्स जो हैं उसी के अंदर हम पॉइंट 1 जो है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो आज हम उसी पॉइंट से अभी आगे चलते हैं, पॉइंट 1 से आगे हम देखते हैं कि जी और क्या क्या चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंडिंग दी कस्टमर और अनसर्टेनिटी फ्रॉम द कस्टमर साइड होती है। तो जब हम स्ट्रेटेजिक फिट अचीव कर रहे हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कस्टमर और अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व इन द सप्लाई चेन। तो उसी की कंटिन्यूएशन, उसी पॉइंट की कंटिन्यूएशन हम करते हैं। अब हम देखते हैं कि जी व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ सप्लाई सोर्स कैपेबिलिटीज़। सप्लाई के सोर्सेस कौन से होते हैं, आपके कौन कौन से सप्लायर्स हैं जहाँ से आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, जहाँ से आप सेमी फिनिश्ड गुड ले रहे हो। तो उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि जो आपके पास सप्लायर सोर्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटी पे। सप्लाई सोर्स कैपेबिलिटी एक साइड पे लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे कॉजेस सप्लाई अनसर्टेनिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, अब यहाँ मैं आपको फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ। आपकी सप्लाई चेन के अंदर डिफरेंट तरह के सप्लायर्स होते हैं, ठीक है। यू हैव रॉ मटेरियल सप्लायर्स, वो आपको कोई रॉ मटेरियल देते हैं, वो रॉ मटेरियल आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में रॉ मटेरियल या तो सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड फॉर्म में होता है या फिनिश्ड फॉर्म में होता है। तो अगर एक ही जगह पे रॉ मटेरियल आ रहा है और उस पर सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं और एक ही जगह से वो बन के निकल रहा है तो वो तो फिनिश्ड गुड कि जी आया, रॉ मटेरियल था और फिर फिनिश्ड गुड या फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के निकल आया। मगर मोस्ट ऑफ दी प्रैक्टिकल केसेस में आप जाके देखोगे तो इट्स अ मल्टी स्टेज प्रोसेस कि जी आपका रॉ मटेरियल एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाता है, उधर से वो उसके अंदर सेमी फिनिश्ड गुड्स बनती हैं। सेमी फिनिश्ड गुड्स के जी अभी चीज़ कंप्लीट नहीं हुई, उसके कुछ कंपोनेंट्स बन गए हैं, 2-3 मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स लेते हैं, उनसे डिफरेंट सेमी फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। सेमी फिनिश्ड गुड्स 1, सेमी फिनिश्ड गुड 2, ये जो सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं ये फिर असेंबल किए जाते हैं, असेंबली के बाद ये फिनिश्ड गुड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस में होता है कि जी आपके 4-5 मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो रॉ मटेरियल ले रहे होते हैं, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट का कोई कंपोनेंट बनाते हैं, वो कंपोनेंट्स ट्रांसपोर्ट करके एक खास जगह पे असेंबल करके एक फिनिश्ड गुड बना दी जाती है। ये उस केस के अंदर होता है जब आपकी प्रोडक्ट ज़रा रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स हो। सिंपल केसेस के अंदर यही होता है कि जी आपके पास एक प्रोडक्शन प्लांट है, उसके अंदर रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल सप्लायर से चीज़ें आई, डिफरेंट रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं आपके, और वो आपको रॉ मटेरियल्स भेजते हैं एक जगह पे, वहाँ सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है और वहाँ से फिर एक फिनिश्ड गुड्स बन जाते हैं। अब ये बात है ओवरऑल, आप अगर बाहर आके या ज़रा दूर से देखो, अब लेट्स जूम इन के जी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर क्या हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं। पहला प्रोसेस चलेगा, फिर वो प्रोसेस का जो आउटपुट होगी वो किसी इन्वेंट्री में जाएगी, वो इन्वेंट्री से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फिर दूसरे प्रोसेस में डाला जाएगा। तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो पहले रॉ मटेरियल थी इधर, और फिर उसके बाद उस पर कोई प्रोसेस हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, यानी कि वो अभी ख़त्म नहीं हुई, उस पर और प्रोसेसेस होने हैं, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। उस पर फिर और कोई काम किया जाएगा या कोई और प्रोसेस होगा, तो जब ये दोनों प्रोसेस हो गए तो लेट्स से कि जी वो फिनिश्ड गुड बन गई। तो ये आप
जूम इन जूम आउट करोगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन तो आपको इस तरीके से आप उसको देख सकते हो। तो आपके रॉ मटेरियल सप्लायर्स होते हैं, आपकी इन्वेंट्रीज जो होती हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होती हैं, इसी तरीके से फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री होती हैं। तो ये आपके पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होती है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज होती हैं जिसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्रीज होती हैं, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्रीज होती हैं। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्रीज रॉ मटेरियल सप्लायर के पास होती हैं। तो अब हम देखते हैं जो आपके सोर्सेज हैं उनकी कैपेबिलिटीज का क्या फर्क पड़ता है आपकी ओवरऑल सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटी पे। अगर आपका सप्लायर जो है उसके अंदर ब्रेकडाउन, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन के जो रॉ मटेरियल सप्लायर है या जो कंपोनेंट सप्लायर है उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर कोई ना कोई या उसके माइनिंग ऑपरेशन के अंदर कोई ना कोई ब्रेकडाउन हो रही है, तो इससे आपकी सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाती है। प्रेडिक्टेबल एंड लो यील्ड्स, अनप्रेडिक्टेबल एंड लो यील्ड्स के जी आपका जो सप्लायर है उसकी अगर यील्ड प्रोडक्शन प्लांट की या माइन की कोई भी यील्ड यानी कि उसकी जो कैपेबिलिटी है वो अनप्रेडिक्टेबल हो या कम हो उसकी यील्ड, तो उससे भी आपकी सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। क्वालिटी अगर ख़राब हो आपके सप्लायर के प्रोडक्ट्स की, वो रॉ मटेरियल आपके पास जो आ रहा है उसकी अगर क्वालिटी ख़राब होगी तो उससे भी सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। ये कैसे बढ़ जाती है कि यार आपके सप्लायर ने आपको 100 चीज़ें भेजी, उन 100 चीज़ों में से सिर्फ आप 80 चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बाकी 20 चीज़ें आपको डिस्कार्ड करना पड़ गई। तो इससे क्या हुआ, आपकी ओवरऑल जो सप्लाई अनसर्टेनिटी है या सप्लाई कैपेबिलिटी है उस पर फर्क पड़ रहा है। तो इसी तरीके से जब आपकी सप्लाई कैपेबिलिटी में या पूरी सप्लाई चेन की सप्लाई कैपेबिलिटी में कोई फर्क पड़ रहा हो तो उससे आपकी सप्लाई अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पुअर क्वालिटी थी, उसमें से आपके सप्लायर ने 100 चीजें भेजी, उसमें से सिर्फ 80 चीजें आप यूज कर सकते हो, 20 आपने डिस्कार्ड कर दी हैं, तो वो तो वेस्टेज हो गई ना। लिमिटेड सप्लाई के कैपेसिटी से भी आपकी जो ओवरऑल सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटी है वो बढ़ सकती है। इनफ्लेक्सिबल सप्लाई के कैपेसिटी, इससे भी आपकी जो सप्लाई अनसर्टेनिटी है उस पर अफेक्ट होता है। इनफ्लेक्सिबल सप्लाई कैपेसिटी क्या ये होती है कि जी आप क्वांटिटी में कम ज़्यादा, कभी कभी होता है ना कि आपको आज के दिन 1000 टन चाहिए या 1000 केजी चाहिए और कल के दिन 2000 केजी चाहिए रॉ मटेरियल, तो ये इनफ्लेक्सिबल आपकी डिमांड में चेंज आ रही है। क्या आपका जो सप्लायर है वो इस डिमांड को केटर कर सकता है? अगर वो नहीं कर सकता, ही इज इनफ्लेक्सिबल इन सप्लाई कैपेसिटी, और इससे आपकी सप्लाई चेन के अंदर ओवरऑल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके कस्टमर को तो आपकी चीज चाहिए, ठीक है, आपके कस्टमर की जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट कर रही है। आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर उस डिमांड के साथ अपनी कैपेसिटी को फ्लक्चुएट कर सकता है तो ठीक है, वो तो जबरदस्त है, यानी कि अब आप सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटी को केटर कर सकते हो। मगर आपके जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं वो अपनी सप्लाई को डिमांड के साथ फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, तो फिर वो उसके अंदर क्या होता है, ओवरऑल आपकी इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो आपकी प्रोसेस के अंदर तो फ्लेक्सिबिलिटी है, मगर आपकी प्रोसेस के अंदर जो मटेरियल आना है वो उसकी जो सप्लाई है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो इससे ओवरऑल सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटी के अंदर इजाफा होता है। इवॉल्विंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस ये होते हैं कि जी कोई भी रॉ मटेरियल बनाने का या कोई भी कंपोनेंट्स बनाने के, सेमी फिनिश्ड गुड्स बनाने के जो प्रोडक्शन प्रोसेस हैं वो अच्छी तरीके से इवॉल्व ना हुए हों या मैच्योर ना हुए हों, तो अभी भी वो इन दी प्रोसेस के जी उससे आप चीज़ बेहतर, उसकी यील्ड बेहतर से बेहतर कर रहे हो, मशीनरी अभी तक स्पेशलाइज नहीं हुई या प्रोसेस अभी तक स्पेशलाइज नहीं हुआ, आपका जो वर्कर है वो अभी तक सही तरह से ट्रेन नहीं हुआ, तो उससे भी सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटी पे अफेक्ट पड़ता है। लेट्स सी कि जी अब हम देखते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्री के पॉइंट, अब हमने देख लिया कि जी किस तरीके से जो
सप्लाई सोर्स की कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो ओवरऑल सप्लाई अनसर्टेनिटी पे अफेक्ट करती हैं। हमने ये भी देख लिया कि जी किस तरीके से कस्टमर की डिफरेंट नीड्स जो आप पूरा करना चाह रहे हो वो किस तरीके से इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी पे इम्पैक्ट करती हैं। तो अब हम आपको ज़रा सी थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं कि जी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू कि जी इफ़ यू आर providing salt in a supermarket or if you're providing an existing automobile model यानी कि गाड़ी existing गाड़ी का मॉडल आप दे रहे हो या आप एक नई कम्युनिकेशन डिवाइस मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये ओवरऑल इनको किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी के कॉन्सेप्ट पर। सॉल्ट की ज़ाहिरी बात है डिमांड जो है इट इज़ फेयरली प्रिडिक्टेबल कि जी, और इस बहुत सारे मॉडल्स हैं जिससे आप इसको भी रिग्रेशन एनालिसिस से भी आप देख सकते हो। यार 2000 के अंदर हमारी कितनी आबादी थी, लेट से कि जी 20 मिलियन आबादी थी, तो 20 मिलियन आबादी के लिए हमें कितना केजी सॉल्ट चाहिए था, लेट से 2000 टन हमें सॉल्ट चाहिए था। अब 2010 के अंदर हमारे पास क्या है, 30 मिलियन आबादी हो गई है, तो 30 मिलियन आबादी को कितना चाहिए था कि जी लेट्स से 2500 टन सॉल्ट चाहिए था। अब 2015 के अंदर हमारी आबादी कि जी 40 मिलियन हो गई है, तो उसके लिए आपको कितना सॉल्ट चाहिए होगा, तो वो उसी के हिसाब से कि जी आप देख सकते हो कि जी आहिस्ता आहिस्ता डिमांड बढ़ रही है, तो अब आप फोरकास्ट कर सकते हो कि जी हाँ इतने टन हमें चाहिए होगा। तो इट इज़ फेयरली प्रिडिक्टेबल सप्लाई एंड डिमांड। कितने लोग हैं उसके हिसाब से कितनी डिमांड है, उसकी कितनी डिमांड है उसके हिसाब से कितनी सप्लाई है सॉल्ट की। अब ऑटोमोटिव मॉडल्स, इनके अंदर ज़रा सी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। आपके पास ओवरऑल सप्लाई यू कैन प्रिडिक्ट कि जी मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया हुआ है, एक असेंबली प्लांट लगाया हुआ है, तो उसकी इतनी कैपेसिटी है, तो मुझे पता है कि मैं हर हफ्ते या हर साल में इतनी गाड़ियां बना सकता हूं। बाकी आपके सप्लायर्स हैं वो आपको रॉ मटेरियल पहुंचाते हैं कि जी मैं हर साल 2000 गाड़ियां बना सकता हूं अपने इस प्रोडक्शन प्लांट से। ठीक है, तो आपको पता है कि सप्लाई इज फेयरली प्रिडिक्टेबल, मगर डिमांड का आपको नहीं पता कि कस्टमर ये प्रोडक्ट कितनी चाहेगा। या कभी कभी आपको डिमांड का पता होता है कि जी कस्टमर को इतनी चाहिए, मगर आपको सप्लाई का नहीं पता होता कि जी मेरे जो सप्लायर हैं वो चीज़ को पहुंचा सकेंगे कि नहीं पहुंचा सकेंगे। तो ये दोनों के, इसकी जो अनसर्टेनिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जो है ये बिल्कुल दरमियान में आती है कि जी सॉल्ट इज़ फेयरली, सप्लाई एंड डिमांड इज़ फेयरली सर्टन। ऑटोमोटिव के केस के अंदर सप्लाई और डिमांड इज़ समवॉट अनसर्टन, और न्यू कम्युनिकेशन डिवाइसेस इनके अंदर बोथ सप्लाई एंड डिमांड आर वेरी अनसर्टन। क्यों? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स या ज़्यादा एट्रीब्यूट्स किसी भी डिवाइस के आपको प्रोवाइड करने होते हैं। तो जाहिर बात है, हमने पहले पढ़ा है कि जितने ज़्यादा वैरायटी प्रोवाइड करोगे उससे उतनी ज़्यादा इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से आपकी ओवरऑल अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो ये एक बेसिकली विजुअल कंपैरिजन था कि जी किस जैसे जैसे चीज़ की करेक्टरिस्टिक या चीज़ के मॉडल्स या वैरायटीज़ बढ़ती हैं तो उससे डिमांड एंड सप्लाई के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। अब पहला स्टेप हो गया कि जी यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सप्लाई कस्टमर एंड you have to understand the supply chain uncertainties. So up in the step towards achieving strategic fit, हमने ये concepts देख लिए कि जी how can we understand our customer and the supply chain uncertainties. अब जाहिर बात है आप अपनी बुक को भी पढ़ोगे, इट विल गिव यू मच मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच कॉन्सेप्ट विच आई हैव डिस्कस्ड हियर। ठीक है, तो आप जाओ इसको ज़रूर पढ़ना, बुक को साथ साथ आपने ज़रूर रीड करना है। तो अब हम देखते हैं कि जी अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज। तो दूसरा स्टेप आपके पास आ गया अंडरस्टैंडिंग सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज।
अब इसके अंदर कैपेबिलिटीज के अंदर हम देखते हैं कि जी हाउ डज अ फर्म बेस्ट मीट डिमांड. सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिवनेस इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ वाइड रेंज ऑफ क्वांटिटीज डिमांडेड, meet short lead time, handle a large variety of products, build highly innovative products, meet a very high service level. अब ओवरऑल सप्लाई चेन की रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? सप्लाई चेन की बेसिकली जब हम उसको कैटेगराइज करते हैं ना, तो सप्लाई चेन कैन आइदर बी कैटेगराइज्ड एज रिस्पॉन्सिव और इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज इफेक्टिव या एफिशिएंट. एफिशिएंट या इफेक्टिव, एफिशिएंट जो होती है वो सप्लाई चेन होती है जिसकी कॉस्ट कम से कम, यानी कि उसके अंदर जो कोई भी आप काम करो तो वो कम से कम कॉस्ट के अंदर हो रहा हो. रिस्पॉन्सिव वो सप्लाई चेन होती है जो तेजी से रिस्पॉन्ड करे. नॉर्मली एफिशिएंट सप्लाई चेन्स जो होती हैं उनकी कॉस्ट कम होती है, रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन की कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि आप टाइम कम करना चाह रहे हो रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर, तो जाहिर बात है जब आप टाइम कम करोगे तो आपको की कॉस्ट बढ़ती है. ये हम देखते हैं कि जी क्या होते हैं. तो लेट्स सी, अब हमने देख लिया कि जी कस्टमर को किस तरह अंडरस्टैंड करना है और सप्लाई की जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है सप्लाई एंड डिमांड की. अब हम देखते हैं कि जी हम अपनी सप्लाई चेन की कैपेबिलिटीज को किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सप्लाई चेन दो तरीकों से, बेसिकली सप्लाई चेन के दो ही पॉइंट ऑफ व्यू है, आइदर इट इज अ रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन और इट इज एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन. रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन के अंदर टाइम रिस्पॉन्सिवनेस भी आ सकती है कि जी टाइम, बड़े कम टाइम के अंदर ये चीज प्रोवाइड करती है ये वाली सप्लाई चेन. रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर वैरायटी भी आ जाती है कि जी ज्यादा वैरायटी की चीजें बड़ी जल्दी पहुंचा देती है हम, ठीक है. एफिशिएंसी के अंदर आपके पास कॉस्ट होती है कि जी कम कॉस्ट में ज्यादा से बड़ी कम कॉस्ट के अंदर आपको लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट पहुंचा सकती है. तो अब हम देखते हैं कि जी सप्लाई चेन जब रिस्पॉन्सिव होती है तो उसकी क्या क्या एबिलिटीज होती हैं. जब वो रिस्पॉन्सिव होती है तो इट रिस्पॉन्ड्स टू वाइड रेंज ऑफ क्वांटिटीज डिमांडेड. कि अगर आपका कस्टमर लेट से कि जी एक दिन 2000 चीजें मांगता है और अगले दिन 5000 चीजें मांग सकता है, तो फिर आपकी अगर सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिव है तो वो ये काम कर सकती है, वो उसको जो चेंज रेंज ऑफ क्वांटिटीज प्रोवाइड करी है वो कर सकती है. एफिशिएंट के केस के अंदर ये नहीं होता. एफिशिएंट केस के अंदर आपको लो कॉस्ट प्रोडक्ट मिलती है, लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट. रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर अब जाहिर बात है वो ज्यादा चीजें मांगेगा तो उसको ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. इसी तरीके से जो रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन्स होती हैं दे हैव शॉर्ट लीड टाइम्स, कि कम टाइम में आपकी चीज आप तक पहुंचाती हैं. कि आज मैंने लीड टाइम क्या होता है, द टाइम एट बिटवीन, लीड टाइम बेसिकली इज द टाइम बिटवीन द टाइम यू प्लेस द ऑर्डर एंड द टाइम यू रिसीव योर ऑर्डर या रिसीव योर प्रोडक्ट, ठीक है. तो इसको लीड टाइम कहा जाता है. जो रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन होती हैं उनका जो लीड टाइम होता है वो कम से कम होता है. हैंडल अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को हैंडल कर सकती हैं. बिल्ड हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. जाहिर बात है रिस्पॉन्सिव होगी तो वो चेंज इन इनोवेशन, नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोडक्ट के अंदर या नए नए एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट के अंदर आएंगे तो it can provide high innovation, meet a high service level. सर्विस लेवल ये होता है कि जी आफ्टर सेल सर्विसेज, कि आपने कोई चीज़ ख़राब हो गई रिटर्न करनी है तो उसकी सर्विस लेवल आप ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हो. अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई, ऑर्डर गलत आ गया, ये सारे के सारे सर्विस लेवल के अंदर कंसिडर किए जा सकते हैं. अगर सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिव है तो वो ज़्यादा सर्विस लेवल प्रोवाइड करती है. अब जाहिर बात है रिस्पॉन्सिवनेस के एक अगर आपकी करेक्टरिस्टिक है रिस्पॉन्सिवनेस की तो वो इट कम्स एट अ कॉस्ट. जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगी उतनी ज़्यादा कॉस्टली होगी. आपकी बुक के अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल दी हुई हैं ग्रोसरी स्टोर्स की. अब ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स भी होते हैं जो
सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स भी होते हैं जो ज़्यादा वैरायटी प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी रेंजेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं। वो सारे के सारे ग्रोसरी स्टोर्स जो ज़्यादा वैरायटी और ज़्यादा रेंज ऑफ क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन उनके पीछे होती है। और वो रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन पीछे होती है, इसी की वजह से ऐसे स्टोर्स की जो कॉस्ट होती है इट इज़ मोर एज कम्पेयर टू द other stores which are operating on efficient supply chain. Supply chain efficiency is the inverse to the cost of making and delivering the product to the customer. तो अब जाहिर बात है, it is the inverse to the cost of making and delivering the product टू दी कस्टमर। एफिशिएंसी ये होती है कि जी कितने एफिशिएंटली, कितने कम पैसों में आप चीज़ को बनाते हो और कस्टमर तक प्रोवाइड करते हो। सो इफ़ यू हैव एन एफिशिएंट सप्लाई चेन, दैट सप्लाई चेन कॉस्ट इज़ मिनिमम, या कम से कम पैसे में वो आपको चीज़ पहुंचा सकती है या आपकी चीज़ को बना के आपको तक पहुंचा सकती है। तो अब मैं आपको एक फ्रंटियर दिखाता हूँ, द कॉस्ट इफेक्टिव द कॉस्ट रिस्पॉन्सिवनेस फ्रंटियर। ये बेसिकली एक कर्व है, हम यहाँ देखते हैं। ये ओवरऑल आप अगर देखना चाहो या अगर आप रिमेंबर करना चाहो तो ये आपकी याददाश्त के लिए है कि जी इफ़ योर सप्लाई चेन इज रिस्पॉन्सिव और योर सप्लाई चेन इज कॉस्ट एफिशिएंट, ठीक है। तो यू हैव दिस फ्रंटियर, इट इज अ कर्व्ड फ्रंटियर कि जी यू कैन आइदर हैव हाई cost and a very responsive supply chain, or you can have low cost but very अनरिस्पॉन्सिव या वेरी मतलब ज़्यादा तेज़ ना हो, तो रिस्पॉन्सिवनेस उसकी कम हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा कॉस्ट कम होती जाएगी आपकी सप्लाई चेन की, उतनी उसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस की जो कैपेबिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। मगर जितनी ज़्यादा आपकी सप्लाई चेन की कॉस्ट होती जाएगी तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो इसको हम, इट्स अ वेरी नीट वे टू रिप्रेजेंट द relationship between cost and responsiveness. It's called cost responsiveness efficient frontier कि जी अगर you have this cost overall तो you can provide this much of responsiveness in the supply chain। अगर आपकी responsiveness इतनी ज़्यादा है तो you have to have this much cost। तो ये एक frontier है, एक curved frontier है कि जितनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा कॉस्ट कम करते जाओगे अपनी सप्लाई चेन की, उसी के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिवनेस भी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अब रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर मैंने आपको बताया है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जी ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट पहुंचा सकती है रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन, ज़्यादा रेंज ऑफ क्वांटिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है सप्लाई चेन, शॉर्ट लीड टाइम के अंदर ये पहुंचा सकती हैं, ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट तेज़ी से पहुंचा सकती हैं आपको, सर्विस लेवल ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ये अब दूसरा स्टेप आप देख रहे हो। पहले स्टेप ने हमें कस्टमर्स को देखा, कस्टमर्स को क्या चाहिए, हमने ये देखा कि जी सप्लाई एंड डिमांड के अंदर अनसर्टेनिटीज़ क्या हैं। अब हम अपनी सप्लाई चेन की कैपेबिलिटीज़ को देख रहे हैं कि भाई हमारी सप्लाई चेन की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। Either it's a responsive supply chain or it's an efficient supply chain। अब इसी तरीके से सारी एग्जांपल, जिस तरह पहले मैंने आपको ग्राफिकली दिखाया था एक स्केल कि जी सप्लाई एंड डिमांड के अंदर क्या अनसर्टेनिटीज़ हैं, सॉल्ट की सप्लाई एंड डिमांड के अंदर क्या अनसर्टेनिटीज़ हैं, ऑटोमोटिव कम प्रोडक्ट्स की सप्लाई एंड डिमांड के अंदर क्या अनसर्टेनिटीज़ हैं, और सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर थी। तो इसी तरीके से हम इधर भी एग्जांपल देख सकते हैं कि जी एफिशिएंसी फ्रंटियर पे कौन कौन से सप्लाई चेन्स हैं और उन सप्लाई चेन से क्या क्या प्रोडक्ट्स निकल सकती हैं, और रिस्पॉन्सिव फ्रंटियर पे कौन कौन सी सप्लाई चेन्स हैं और उनसे क्या क्या प्रोडक्ट्स निकल सकती हैं। ये इनकी एग्जांपल एक मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ये वाली कि जी एफिशिएंट सप्लाई चेन। अगर आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग को देखो तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो यू हैव टू वेट सर्टेन टाइम। वो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है या जो क्वांटिटी है वो मैन्युफैक्चरर तक जाती है, मैन्युफैक्चरर उस क्वांटिटी को बनाता है और बना के ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपका जो लीड टाइम है वो ज़रा ज़्यादा होता है। तो
मगर आपको जो मिनिमम कॉस्ट में वो पहुंच जाती है प्रोडक्ट, तो ये सप्लाई चेन एफिशिएंट होती है। अब आपकी ऐसी कंपनी हो, स्टील की ही एग्जांपल ले लें, जो रिस्पॉन्सिव, अपना कंपैरेटिव एडवांटेज रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ जाना चाहती है, तो वो क्या करेगी, उसकी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़ें और ज़्यादा वैरायटी की चीज़ें अपने कस्टमर को दूं। तो इसका मतलब है कि इवन स्टील प्रोडक्ट्स हों, तो वो अगर आपकी कोई कंपनी है, उसकी कंपैरेटिव एडवांटेज है कि जी मैं रिस्पॉन्सिव हूँ, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव तरीके से अपने कस्टमर की डिमांड को पूरा करूँ, और लेट्स से कि जी जो प्रोडक्ट है दैट इज स्टील प्रोडक्ट, तो अब उसको रिस्पॉन्सिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रेंज ऑफ क्वांटिटीज जो है वो अपने कस्टमर को डिफरेंट रेंज ऑफ क्वांटिटीज प्रोवाइड करनी होंगी और ज़्यादा वैरायटी प्रोवाइड करनी होगी, और लीड टाइम उसको कम करना पड़ेगा। अब लीड टाइम कम करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा कि अगर उसने, आपका कस्टमर आया तो उसको ज़्यादा इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी, इस इन्वेंट्री के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फिनिश्ड गुड उसको रखना पड़ेगा, यानी कि स्टील, और ज़्यादा वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा इन्वेंट्री मीन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा कॉस्ट। तो वो देखा कॉस्ट रिस्पॉन्सिवनेस फ्रंटियर किस तरीके से अफेक्ट करता है। इवन इफ आपका बिजनेस मॉडल जैसा भी होगा कि जी मैंने एफिशिएंटली अपनी सप्लाई चलानी है, या मैंने रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा तेज़ करनी है अपनी सप्लाई चेन की, जो आपका बिजनेस मॉडल होगा उसके हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट होगी, उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट होगी। अब मैं इधर तो मैंने एग्जांपल दे दी कि जी स्टील मैन्युफैक्चरिंग की, कि जी एक कस्टमर आया, उसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर आपकी मिल पे गया, मिल ने उसको मैन्युफैक्चर किया और फिर मैन्युफैक्चर करके आपको प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा दी। ठीक है, तो इसके अंदर लीड टाइम है ना, कि जी इस टाइम पे उसने ऑर्डर किया था और इस टाइम पे उसको प्रोडक्ट मिली है, तो ये इसका लीड टाइम है कि जी लेट्स से कि जी 2 हफ्ते में मिली है या 1 हफ्ते में मिली है। अब मैं कहता हूं मैंने इस लीड टाइम को कम करना है, तो अब लीड टाइम कम करने के लिए मेरी क्या कोशिश होगी कि जी मैं इस साइड पे अपनी इन्वेंट्री ज्यादा रखूं, कि जी कस्टमर आए मुझसे कोई चीज मांगे तो मैं फौरन उसको इन्वेंट्री से वही चीज दे दूं, और जब इन्वेंट्री में मेरी कोई चीज कम हो तो मैं मैन्युफैक्चरर को कहूं यार मेरी इतनी चीज कम हो गई, आप मुझे ये इतनी चीज बना के भेज दो। ठीक है, तो जाहिरी बात है इस केस के अंदर जो सेकंड केस है उसके अंदर आपको ज़्यादा बड़ी इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, ज़्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट रिस्पॉन्सिवनेस फ्रंटियर जो है वो आपको एक रिलेशनशिप बता देता है कि जी अगर आप एफिशिएंट सप्लाई चेन रखोगे तो कैसे कॉस्ट आपको पड़ेंगी, और अगर आप रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन रखोगे तो कितनी कॉस्ट आपको पड़ेंगी। अब 2 स्टेप हमने कवर कर लिए हैं कि जी आपने अपने कस्टमर को देखना है, आपने अपनी सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटीज़ को देखना है, फिर आपने अपनी सप्लाई चेन की कैपेबिलिटीज़ को देखना है, अब आपने स्ट्रेटेजिक फिट अचीव करना है, ये दिस इज द 3rd स्टेप। ठीक है, अब इसके अंदर जब आपने स्ट्रेटेजिक फिट अचीव करना है तो यू हैव टू गो थ्रू सर्टन एक्टिविटीज और यू हैव टू कीप इन कंसिडरेशन सर्टन पॉइंट्स। वो क्या है कि जी यू हैव टू इंश्योर दैट द डिग्री ऑफ सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिवनेस इज कंसिस्टेंट विद द इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी। इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी जितनी ज्यादा है, जाहिरी बात है जितनी ज्यादा इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी होगी उसके हिसाब से आपको अपना डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस सेट करना पड़ेगा। अगर आपकी सप्लाई चेन के अंदर इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी नहीं है, कम है, देन यू कैन गो फॉर एफिशिएंट सप्लाई चेन। मगर अगर इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो देन यू हैव टू गो फॉर अ रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन। ठीक है, तो ये अब हम स्ट्रेटेजिक फिट अप अचीव कर रहे हैं ना। आपका एक कंपेटिटिव एडवांटेज था, आपकी कुछ फंक्शनल कैपेबिलिटीज थी, अब हमने उनको एक दूसरे के साथ अलाइन करना। Assign roles to different stages of the supply chain that ensures appropriate level of responsiveness. अब different stages, supply chain की stages क्या होती हैं चैप्टर 1 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो different roles जो आपने assign करने हैं उनके अंदर appropriate level of responsiveness आपने डालना है। Ensure that the function maintain consistent strategies that support the competitive strategy. अब ये बात बहुत ज़रूरी है इसके अंदर कि जो आपके supply
सप्लाई चेन के जितने भी फंक्शंस हैं, मार्केटिंग के, ऑपरेशंस के, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के, जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं, दे आर कंसिस्टेंट विद दी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी। कि जी आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी है कि मैं लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल के अंदर प्रोडक्ट प्रोवाइड करूंगा, तो आपके ऑपरेशंस की भी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। आपकी मार्केटिंग की भी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि हम लो कॉस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। आपके फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की भी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल। अगर इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट की स्ट्रेटेजी कुछ और हुई तो ओवरऑल तो आपकी जाहिर बात है कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी के दरमियान में मिसमैच आ जाएगा। यू हैव टू हैव दिस मैच बिटवीन योर कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी एंड योर फंक्शनल एरियाज। अब मैं फंक्शनल एरियाज आपको बता रहा हूँ और फंक्शनल एरियाज के अंदर बार बार ऑपरेशंस कह रहा हूँ, मगर हम पढ़ तो सप्लाई चेन रहे हैं। बेसिकली सप्लाई चेन इज अ सब पार्ट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो ऑपरेशंस का जो फंक्शनल एरिया उसके अंदर ही सप्लाई चेन के एरियाज आ जाते हैं, सप्लाई चेन कवर हो जाती है। तो इसलिए मैं बार बार ऑपरेशंस का नाम ले रहा हूं। अब जोन ऑफ स्ट्रेटेजिक फिट, इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर रिलेशनशिप दिखाया हुआ है डिमांड अनसर्टेनिटी एंड सर्टेनिटी, कि जी डिमांड अनसर्टेनिटी इस तरीके से बढ़ रही है। जाहिर बात है जिस तरह डिमांड अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी भी उसी तरीके से कम ज़्यादा होगी। और दूसरी साइड पे रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन्स और एफिशिएंट सप्लाई चेन्स की बात हुई है। अब ये वो स्ट्रेटेजिक फिट है, जोन ऑफ स्ट्रेटेजिक फिट, जो आपने अचीव करना है। जाहिर बात है जितनी ज्यादा इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी होगी उतनी ज्यादा आपको रिस्पॉन्सिवनेस उसके अंदर डालनी पड़ेगी। जितनी कम आपकी डिमांड अनसर्टेनिटी होगी उतनी कम आपको रिस्पॉन्सिवनेस डालनी पड़ेगी सप्लाई चेन के अंदर। अब इसी को एग्जांपल जरा सी देख लेते हैं कि जी आपके पास एक्सटेंट ऑफ implied uncertainty for the supply chain और आपकी जो सप्लाई चेन की स्टेजेस हैं कि जी सप्लायर स्टेज है, मैन्युफैक्चरर स्टेज है, रिटेलर स्टेज है। आप दो सप्लाई चेन ले लें, सिमिलर सप्लाई चेन एक ही तरह की प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हैं और उसके अंदर सप्लायर का ये एक्सटेंट ऑफ इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी है, मैन्युफैक्चरर इतनी इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी ओवरऑल अनसर्टेनिटी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है और रिटेलर इतनी अनसर्टेनिटी एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर। तो इसके अंदर अब आपको देखें कि जी स्टेजेस के डिफरेंट एक्टर्स हैं, वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो डिफरेंट अनसर्टेनिटी, इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी के साथ उनको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी चाहिए। अगर रिटेलर है वो ज्यादा इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी एब्जॉर्ब कर रहा है तो रिटेलर को ज्यादा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर है वो रिलेटिवली कम इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी एब्जॉर्ब कर रहा है तो ही इज मच समवॉट एफिशिएंट। इसी तरीके से सप्लायर के अंदर कोई इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी नहीं है तो वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। तो ये डिपेंड करता है कि जो सप्लाई चेन के डिफरेंट स्टेजेस हैं वो जितनी अनसर्टेनिटी को केटर कर रहे हैं उसके हिसाब से वो अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हैं। दे कैन आइदर बी रिस्पॉन्सिव, दे कैन आइदर बी एफिशिएंट। ओवरऑल सप्लाई चेन का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि दिस सप्लाई चेन इज एफिशिएंट सप्लाई चेन, दिस सप्लाई चेन इज रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन। मगर जरूरी नहीं है कि जी आपकी सारी स्टेजेस उसी कंपेटिटिव एडवांटेज पे चल रही हो, यानी कि इफ योर सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी इज टू बी एफिशिएंट तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी जितनी भी सप्लाई चेन की स्टेजेस हैं दे आर ऑल एफिशिएंट। there can be certain stages of the supply chain that are responsive, but most of the time all of the stages are efficient.
एक्सेप्ट 1 or 2, ठीक है। तो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल विच सेज के अगर सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी एफिशिएंसी की है तो सारी सप्लाई चेन की स्टेजेस को एफिशिएंट होंगे। द परफेक्ट सिनेरियो इज कि हाँ, अगर एफिशिएंसी की है तो सारी सप्लाई चेन की स्टेजेस एफिशिएंट होनी चाहिए, मगर रियल केस के अंदर या प्रैक्टिकल केस के अंदर हर स्टेज एक खास अमाउंट ऑफ इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी को केटर कर रही होती है। उसको केटर करने के लिए उसको डिफरेंट फिर स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए पड़ती हैं जिसकी वजह से वो स्टेज कैन बी अ मिक्सचर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन स्टेज। अब देख लेते हैं कि जी रिस्पॉन्सिव एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन्स जो होती हैं उनके बेसिकली क्या गोल्स होते हैं, उसके अंदर किस तरीके से ऑपरेशंस को मैनेज किया जा सकता है। एफिशिएंट सप्लाई चेन्स जो होती हैं और रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन, उनका प्राइमरी गोल ये होता है कि जी इफ यू आर एफिशिएंट सप्लाई द डिमांड एट द लोएस्ट कॉस्ट, इफ यू आर रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्ड क्विकली टू द डिमांड। प्रोडक्ट डिजाइन स्ट्रेटेजी एफिशिएंट के अंदर क्या होता है, मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस एट अ मिनिमम प्रोडक्ट कॉस्ट, कि जी मिनिमम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालो। इसके अंदर क्या किया जाता है प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर कि रिस्पॉन्सिव है तो मॉड्यूलैरिटी डाल दी जाती है। मॉड्यूलैरिटी और पोस्टपोनमेंट, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपको लैपटॉप्स के अंदर मिलेगी। आपको पता है कि जी लैपटॉप्स की डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट डिजाइन्स आपके पास मौजूद होते हैं, आप डिफरेंट डिजाइन में से सेलेक्ट कर सकते हो। वो किस तरीके से पॉसिबल होती है, वो सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट मॉड्यूल्स में बना दो, कि जी उसका ग्राफिक्स कार्ड, उसका मेमोरी स्टिक, उसकी सीडी रोम, उसका मॉनिटर, उसका कीबोर्ड, ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं। तो पहली बात इसके अंदर मॉड्यूलैरिटी आ जाती है। और दूसरी चीज पोस्टपोनमेंट, कि आखिरी हद तक चीज को असेंबल ना करो, जब कस्टमर की डिमांड आए तब उसको असेंबल करो, तो इसको पोस्टपोनमेंट कहा जाता है। तो प्रोडक्ट डिजाइन स्ट्रेटेजी इफ इट इज एफिशिएंट सप्लाई चेन, तो उसकी कोशिश ये होती है कि मिनिमम कॉस्ट के अंदर चीज बना दी जाए। अगर रिस्पॉन्सिव है तो उसके अंदर कहा जाता है कि जी ज्यादा से ज्यादा पोस्टपोनमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा मॉड्यूलैरिटी डालो। प्राइस स्ट्रेटेजी इसके अंदर क्या होती है एफिशिएंट सप्लाई चेन के अंदर, जाहिर बात है लोएस्ट मार्जिन बिकॉज प्राइस इज द प्राइमरी कस्टमर ड्राइवर। इसके अंदर हाई मार्जिन बिकॉज प्राइस इज नॉट। अगर आपकी सप्लाई चेन या आपकी ऐसी प्रोडक्ट जो एफिशिएंट रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन से निकल रही है तो उसकी प्रॉफिट मार्जिन्स भी ज्यादा होते हैं। अब जिस तरह आप फैशन आइटम्स होते हैं, फैशन आइटम्स के अंदर यू कैन चार्ज मोर, क्यों? क्योंकि आप तेजी से चीज को, नए फैशन के ट्रेंड जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो उन चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ आप नई नई चीजें पहुंचा रहे हो, तो जाहिर बात है उसमें प्राइस मार्जिन ज्यादा होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं कि जी लोएस्ट कॉस्ट के अंदर आप चीज को बनाएं, अपनी इक्विपमेंट की हाई से हाई यूटिलाइजेशन करें। अगर आपके पास फैक्ट्री है तो इट शुड बी रनिंग 24/7 ताकि उसकी यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन के अंदर कोशिश की जाती है कि यू हैव अ फ्लेक्सिबल कैपेसिटी एंड यू हैव सर्टेन बफर्स। बफर्स जो होते हैं कि जी इन्वेंट्री बफर्स, इन्वेंट्री कहीं ना कहीं हो, कोई थोड़ा बहुत बफर हो कि जी अगर कहीं से डिमांड, कहीं से सप्लाई आना बंद होती है तो अनसर्टेनिटी को कैटर किया जा सके। इन्वेंट्री स्ट्रेटजीज क्या होती हैं एफिशिएंट सप्लाई चेन के अंदर, उसके अंदर होती है मिनिमाइज द इन्वेंट्री, क्योंकि जाहिर बात है इन्वेंट्री की भी एक कॉस्ट होती है ना, इन्वेंट्री को मेंटेन करने को, इन्वेंट्री को के अंदर चीज लाने के लिए रखना, उसको स्टोर करना, वो भी कॉस्ट है ना। तो जब आप सारी सप्लाई चेन की कॉस्ट कम से कम कर रहे होते हो तो यू हैव टू मिनिमाइज द इन्वेंट्री कॉस्ट। इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन के अंदर होती है, जाहिर बात है यू हैव अ बफर इन्वेंट्री, इसके अंदर आप थोड़ी बहुत इन्वेंट्री मेंटेन करते हो क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी जो कंसर्न कॉस्ट की नहीं होती। लीड टाइम स्ट्रेटेजी इसके अंदर क्या है, लीड टाइम इसके अंदर लीड टाइम इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंट सप्लाई चेन, क्योंकि कॉस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द एफिशिएंट सप्लाई चेन, तो उसको कम करते करते जाहिर बात है लीड टाइम बढ़ सकते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, लीड टाइम का जो रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन होती है उसके अंदर लीड टाइम का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि जी लीड टाइम कम से कम होना चाहिए। सप्लायर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी एफिशिएंट सप्लाई चेन के अंदर उन्हीं सप्लायर्स को सिलेक्ट किया जाता है जो लोएस्ट कॉस्ट एंड दी
एंड कंपैरेटिवली बेटर क्वालिटी दे रहे होते हैं। इसके अंदर उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, जो रिलायबली चीज़ को प्रोवाइड कर सकें, जो फ्लेक्सिबल क्वांटिटीज़ में प्रोवाइड कर सकें और जो तेज़ी से प्रोवाइड कर सकें। जाहिर बात है इसके अंदर कॉस्ट की कंसिडरेशन नहीं होती, तो आप महंगे सप्लायर से भी इसके अंदर इस महंगे सप्लायर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन टेलर आवर सप्लाई चेन। यू कैन अचीव स्ट्रेटेजिक फिट while serving many customer segments with a variety of product across multiple channels. It requires sharing some links in supply chain with some product while having separate operations for other links. अब basically supply chain टेलर की जा सकती है डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स के लिए, कि जी आपकी एक ही सिंगल सप्लाई चेन हो, वो डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स को केटर कर रही हो। ठीक है, तो यू कैन हैव अ सप्लाई चेन विच केटर्स टू डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स। एक सप्लाई चेन का एक हिस्सा डेडिकेटेड हो कॉस्ट के लिए और दूसरा हिस्सा डेडिकेटेड हो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो यू कैन हैव वन लार्ज सप्लाई चेन नेटवर्क which can cater multiple customer types. There are certain customer types who are cost sensitive, there are certain customer types who are टाइम सेंसिटिव, देयर आर सर्टेन कस्टमर टाइप्स जो ज़्यादा क्वांटिटी सेंसिटिव, आप कह सकते हो कि जी उनकी रेंज ऑफ क्वांटिटी दैट दे डिमांड दे कैन वेरी। ठीक है, तो यू कैन टेलर अ सप्लाई चेन। एक सप्लाई चेन हो मगर उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हो, एक सप्लाई चेन का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिव हो और एक सप्लाई चेन का कंपोनेंट एफिशिएंट हो। ओवरऑल आपकी जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है वो भी सप्लाई चेन के स्ट्रक्चर पे बहुत इफेक्ट डालती है। ठीक है, किस तरीके से डालती है? क्योंकि अगर इनिशियल स्टेजेस में, ये वही बात है कि जी प्रोडक्ट किस अपनी लाइफ साइकिल की किस स्टेज में, इनिशियल स्टेजेस में है क्या कहते हैं बेहतरी इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट की स्टेज के अंदर है, मेच्योरिटी की स्टेज के अंदर है या डिक्लाइन की स्टेज के अंदर है। तो सप्लाई चेन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज आल्सो अफेक्टेड बाय द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर प्रोडक्ट अपनी इनिशियल स्टेजेस के अंदर होगी तो आपको रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी डिमांड के अंदर बड़ी अनसर्टेनिटी है। क्योंकि डिमांड के अंदर अनसर्टेनिटी है तो आपको सप्लाई चेन भी रिस्पॉन्सिव बनानी पड़ेगी। फिर जाहिर बात है रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन होगी तो आप दी मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे, ज़्यादा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होंगे। जाहिर बात है ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा रिवॉर्ड भी होगा। इस स्टेज के अंदर प्रोडक्ट कैप्चर इज द मस्ट, द मार्केट कैप्चर इज द नंबर वन प्रायोरिटी। जब आपकी इनिशियल स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की स्टेज के अंदर, या ये आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज है, ये आपकी ग्रोथ स्टेज है, ये ओवरऑल आपकी ग्रोथ स्टेज है और ये सारी की सारी मैच्योरिटी स्टेज है आपकी। मैच्योरिटी स्टेज के बाद डिक्लाइन आ जाता है आपका प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर, ये आपकी मैच्योरिटी स्टेज है। इससे पहले ये ग्रोथ स्टेज इधर से आ रही है, ये सारी की सारी इंट्रोडक्शन स्टेज है। तो जाहिर बात है इनिशियल स्टेजेस जहां इंट्रोडक्शन हो रही है और जहां ग्रोथ हो रही है, तो आपका सबसे क्रूशल जो रिक्वायरमेंट होती है वो मार्केट कैप्चर होती है। मार्केट कैप्चर होती है तो जाहिर बात है आपको रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन चाहिए जिसका लीड टाइम कम से कम हो। मगर अगर आपकी प्रोडक्ट मेच्योर स्टेज पे पहुंच गई है फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एफिशिएंट सप्लाई चेन की। अब आपकी एक मार्केट बन गई है, आपका एक कस्टमर बन गया है, अब उसको ज्यादा से ज्यादा चीज पहुंचाई जाए मिनिमम कॉस्ट के अंदर। तो ठीक है, सप्लाई चेन भी डिफरेंट प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल पे डिपेंड कर रही होती है। इनिशियल स्टेजेस के अंदर आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेटर स्टेजेस के अंदर आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि जब मेच्योर हो जाती है प्रोडक्ट तो प्राइस बिकम्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, और जब प्राइस सिग्निफिकेंट फैक्टर बन जाता है तो फिर आपको सप्लाई चेन भी एफिशिएंसी की तरफ लेके जानी पड़ती है। अब ओवरऑल हम देखते हैं जो सप्लाई चेन का लिटरेचर आपको ओवरऑल मिलेगा वो ओवर द इयर्स द स्कोप ऑफ दैट लिटरेचर हैज चेंज्ड। कि जी
पहले स्ट्रेटेजिक फिट कहते, अब स्ट्रेटेजिक फिट का मतलब यही है ना कि आपने अपने फंक्शनल कैपेबिलिटीज को अपनी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करना है। तो ओवर द इयर्स किस तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन चेंज हुई है, ठीक है। अगर आप कहते हो स्ट्रेटेजिक फिट आपने अचीव करना है तो उसकी ओवर द इयर्स किस तरीके से उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज हुई है, वी कैन डिस्कस इट हेयर। बेसिकली द स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक फिट हैज चेंज्ड ओवर द ईयर। द स्कोप यानी कि किस जगह पे स्ट्रेटेजिक फिट क्या होता है और स्ट्रेटेजिक फिट किस किस जगह पे लगाया जा सकता है, तो दिस इज द स्कोप. The scope of strategic fit, the functions within the firm and stages across the supply chain that devise an integrated strategy with an aligned objective. अब जो स्कोप चेंज हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता जो जिन जिन जगहों पे आपने स्ट्रेटेजिक फिट लगाना है दैट इज चेंजिंग. अब इनिशियली इंट्रा ऑपरेशनल स्कोप था कि मिनिमम लोकल कॉस्ट, कि जी आपकी कंपनी के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एक कंपनी के अंदर, तो उसके अंदर जितने ऑपरेशंस हैं उसके अंदर आपने स्ट्रेटेजिक फिट लगाना है, यानी कि उन ऑपरेशंस को एक दूसरे के साथ अलाइन करना है, इंटीग्रेट करना है. इंट्रा फंक्शनल व्यू, इसके अंदर क्या कहा गया कि जो ओवरऑल फंक्शंस एक तरह के हैं कंपनी के, उनके अंदर आपने फिट, स्ट्रेटेजिक फिट अचीव करनी है. अब फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कोप बढ़ता गया कंपनी के अंदर से, अब वो इंटर कंपनी होना शुरू हो गया कि जी अब आपने डिफरेंट कंपनीज जो सप्लाई चेन के अंदर काम कर रही हैं, कि जी आपका जो सप्लायर है, आपका जो कस्टमर है, आपका जो मैन्युफैक्चरर है, जो आपका कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर है, जो रिटेलर है, तो अब ये क्या है, ये डिफरेंट कंपनीज आ रही हैं. इन कंपनीज का जो आपने स्ट्रेटेजिक स्कोप है उसको अलाइन करना है, जो स्ट्रेटेजिक फिट है उसको अलाइन करना है. तो अब आप देखें स्कोप बढ़ना शुरू हो गया. इनिशियली फंक्शंस पे था कि जी ये एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन जो किसी कंपनी के अंदर है, किसी भी लेट से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर है, तो उन फंक्शंस को आपने अलाइन करना है. उससे पहले आपके ऑपरेशंस थे कि जी एक फंक्शन ही जो आप कर रहे हो, लेट से पेंटिंग का फंक्शन कर रहे हो, तो उसके अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं दे शुड बी अलाइन. आहिस्ता आहिस्ता स्कोप बढ़ना शुरू हो गया. पहले ऑपरेशन से फिर फंक्शंस आया, अब फंक्शन से इंटर कंपनी स्कोप आ गया कि जो आपके जो ओवरऑल कंपनीज हैं सप्लाई चेन के अंदर, दे आर ओवरऑल जो है उनको आपने अपनी स्ट्रेटेजिक फिट के अंदर उनको अलाइन करना है. तो ये ओवरऑल आप देखोगे लिटरेचर के अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि जी इंटर कंपनी जो है इट इनकम्पसेस ऑल सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कस्टमर. इसी तरह से इंटर फंक्शनल जो होता है उसकी बाउंड्री क्या होती है कि जी एक एक या तो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, या तो मैन्युफैक्चरर होगा, या तो सप्लायर होगा, या तो रिटेलर होगा. तो वो एक फंक्शन के अंदर उसको आप कह सकते हो कि एक फंक्शन के अंदर बेसिकली आपने अचीविंग कंपेटिटिव फिट, यू हैव टू अचीव कंपेटिटिव फिट. उससे पहले ऑपरेशंस थे कि जी फंक्शन के अंदर से भी एक एंटिटी के अंदर ही जो ऑपरेशंस हैं उनको आपने अलाइन करना है. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम द स्कोप ऑफ achieving strategic fit has expanded. Initially it was only on the operations कि जी जो आपकी कंपनी के अंदर operations हैं उनको आपने अलाइन करना है अपने कंपनी के competitive strategy के साथ, ठीक है. मगर आहिस्ता आहिस्ता जो स्कोप है अब वो कंपनी स्पेसिफिक नहीं रहा, वो अब आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई चेन की उस पर चला गया उसका स्कोप, कि जो भी एक्टर्स हैं सप्लाई चेन के उन सारों को आपने एक कंपेटिटिव एडवांटेज पे अलाइन करना है, तभी आप यू कैन अचीव स्ट्रेटेजिक फिट. जाहिर बात है कुछ चैलेंजेस हैं इन अचीविंग स्ट्रेटेजिक फिट. उनमें से मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं डिस्कस करता, मगर अभी तक हमने देखा कि जी व्हेन वी अचीव स्ट्रेटेजिक फिट तो स्ट्रेटेजिक फिट से हमारी सप्लाई चेन के स्ट्रक्चर पे भी अफेक्ट पड़ता है. सप्लाई चेन का स्ट्रक्चर पे अफेक्ट किन किन चीज़ों का पड़ता है कि जी आपकी प्रोडक्ट की जो वो किस साइकिल ऑफ इट्स लाइफ साइकिल में है, मैच्योरिटी स्टेज में है ये. तो जाहिर बात है आपकी प्रोडक्ट वैरायटी जितनी होगी और आपकी
प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो श्रिंक हो रही है। अब आप देखो फैशन आइटम जो हैं वो हर साल के 4 दफ़ा सीज़न, उनका सीज़न साल में 4 दफ़ा चेंज होता है। तो ये क्या है, लाइफ साइकिल आपकी श्रिंक हो रही है। तो ज़ाहिर बात है विद श्रिंकिंग लाइफ साइकिल आपको ज़्यादा प्रोडक्ट वैरायटी पहुंचानी होती है, जिसकी वजह से ज़ाहिरी बात है कि जी आपकी सप्लाई चेन के अंदर प्रॉब्लम्स पड़ती हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव स्ट्रेटेजिक फिट जब आपकी प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ रही है और उसकी लाइफ साइकिल कम होना शुरू हो रही है। तो कॉन्स्टेंटली यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर सप्लाई चेन स्ट्रक्चर। अब जाहिर बात है ग्लोबलाइजेशन की वजह से अनसर्टेनिटी भी आपकी प्रोडक्ट के अंदर या आपकी सप्लाई चेन के अंदर इंक्रीज हो रही है। आपके सप्लायर्स के अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, डिमांड की आप सप्लाई करने की फ्लक्चुएशन है। आप उनसे कोई चीज़ मांगो तो वो मल्टीपल लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो दे आर मच मोर एंगेज्ड in globalized environment than they were in the localized environment। आपके पास एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो चेंज होते जाते हैं, तो उससे एक्सचेंज रेट से भी आपकी ओवरऑल अनसर्टेनिटी इन दी सप्लाई चेन बढ़ती है। इसी तरह से प्राइस ऑफ द ऑयल भी आपकी सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटी पे अफेक्ट करती है। और कुछ चैलेंजेस जो हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन ओनरशिप, कि जी अब आपकी जो सप्लाई चेन है इट इज़ फ्रेगमेंटेड। पहले वो एक ही कंपनी होती थी, अब वो डिफरेंट एंटिटीज उसको ओन करती हैं। तो ज़ाहिर बात है उससे ओवरऑल अलाइनमेंट अचीव करने में प्रॉब्लम पड़ती है। ज़ाहिरी बात है चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी आपकी it is also causing new challenges in achieving strategic fit। इसी तरीके से नए challenges के जी environment and sustainability का भी अब नया concept आ गया है कि आपने environmental protection भी करनी है और sustainable भी अपना business रखना है। उससे भी strategic fit achieve करने में कुछ problems आती हैं, उससे challenges उनके बढ़ते हैं। I am at this stage hoping कि आप जाके ये जो चीज़ें मैंने इधर बड़ी briefly डिस्कस किए हैं ये जाके आप बुक में देखोगे। ओवरऑल जो हमने आज का चैप्टर 2 ख़त्म कर लिया है, ओवरऑल जो हमने इस चैप्टर 2 के अंदर देखा कि जी हम स्ट्रेटेजिक फिट किस तरह अचीव कर सकते हैं, क्या क्या मसाइल हैं या क्या क्या अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, उनके हमने डिफरेंट स्टेप्स देख लिए कि जी यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सप्लाई चेन अनसर्टेनिटीज़, उसके बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज़। जब आपको ये दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी देन यू कैन अचीव स्ट्रेटेजिक फिट। और फिर आखिर में हमने बेसिकली बड़ा समराइज करके चैलेंजेस पढ़ लिए कि जी what are the major challenges that must be overcome to manage supply chain successfully। supply chain के अंदर आपका environment change हो रहा है, आपकी product life cycle कम हो रही है, ज़्यादा variety of product आपने provide करनी है, तो उसकी वजह से constantly आपको अपनी supply chain के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करनी पड़ रही है, आपको नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा कि इनिशियली सप्लाई चेन का स्कोप सिर्फ कंपनी लेवल पे था, अब सप्लाई चेन का स्कोप जो है या स्ट्रेटेजिक फिट अचीव करने का स्कोप जो है वो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल या इंटर कंपनी लेवल पे चला गया है। इस ओवरऑल चैप्टर 2 के साथ मैंने, आप अगर देखोगे लेक्चर 2 की स्लाइड्स या लेक्चर 3 की स्लाइड्स के साथ आपको एक PDF फाइल भी मिलेगी, दैट इज़ अ केस स्टडी। इट इज़ रादर एन आर्टिकल नॉट अ केस स्टडी। दिस आर्टिकल डिस्कसेस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन्स। तो आपकी वो एडिशनल रीडिंग है, आपको ये लेक्चर इन लेक्चर्स को आप सुने, आप कॉरेस्पॉन्डिंग बुक का चैप्टर पढ़ें, और जब आप ये दोनों चीज़ें कर लें तो फिर आप जाके वो जो मैंने आपको आर्टिकल दिया है PDF फॉर्म के अंदर, उसके अंदर बेसिक उसको जाके पढ़ें, तो वह आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगा कि किन किन प्रोडक्ट्स के लिए या किन किन कंडीशंस के अंदर कैसी कैसी सप्लाई चेन होनी चाहिए। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ डॉक्टर फहद अमजद। अस्सलाम वालेकुम।